प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पहला काल है आदिकाल, उसकी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काल का जो साहित्य है वो उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उन्हीं का ही दिग्दर्शन कराता है और उस काल की जो परिस्थितियां हैं उनका उस काल के साहित्य को निर्मित करने में अपना योगदान होता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे आदिकाल की परिस्थितियों की, तो आदिकाल की परिस्थितियों पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहले सामने बात आती है राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से जब आदिकाल का हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आदिकाल का जो समय है विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक हम आदिकाल की समय सीमा स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम हिंदी भाषा के प्रारंभिक स्वरूप और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक रचनाओं की ओर की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो लगभग 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध से लेकर के हम आदिकाल की समय सीमा को प्रारंभ मानते हैं। और ये जो समय है, ये समय राजनीतिक दृष्टि से जब हम देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये वो समय था जब भारत पर एक केंद्रीय सत्ता सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा जो स्थापित थी उसका पतन होना प्रारंभ हो चुका था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राजनीतिक कौशल से, अपनी कूटनीति से, अपने बुद्धि चातुर्य से, अपने पराक्रम से जिस वर्धन साम्राज्य की नींव डाली थी और उस वर्धन साम्राज्य की सीमाओं का सुदूर विस्तार किया था, वो विस्तार उसकी मृत्यु के पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण धीरे धीरे सीमित होता चला गया और अनेक रियासतों के जो सामंत थे, जो उनके अधिपति थे, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने को वर्धन साम्राज्य की दास्ता से मुक्त करके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो स्वतंत्र हुए तो फिर उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण अपनी रियासतों की सीमाओं का विस्तार करने के लिए पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत, जो कि वर्धन साम्राज्य के पतन के बाद अनेक रियासतों में बढ़ चुका था, वो रियासतें अपनी अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए परस्पर युद्धरत होने लगी, जिसका परिणाम चारों ओर युद्ध का उन्माद, अशांति, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता ही चारों तरफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर इस काल में हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक लगभग एक एक करके पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में विदेशी हमले हुए। पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी। तो एक एक करके पश्चिमोत्तर सीमा से ये जो आक्रमणकारी थे, ये जो विदेशी हमलावर थे, इन्होंने भारतीय सीमाओं में काफी अंदर तक घुस करके यहाँ की राजनीतिक सत्ता को चुनौती दी। साथ ही साथ यहाँ के सामाजिक ताने बाने को, यहाँ के धार्मिक जो मतांतर थे, धार्मिक विश्वास थे, उन सबको भी काफी हद तक प्रभावित किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदिकाल का जब हम राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं तो भारत में चारों तरफ राजनीतिक एकता का अभाव दिखाई देता है। चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, असुरक्षा, एक आतंक का माहौल चारों ओर दिखाई देता है। और इसी वातावरण में एक और छोटी रियासतों के राजा अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए लड़ रहे थे, दूसरी ओर राजपूत शासक जो थे वो उनमें निज भूमि के लिए, अपनी राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की जो प्रेरणा है, जो भावना है, वो चरम पर थी। तो इन परिस्थितियों ने ही आदिकाल के साहित्य को निर्मित करने में बड़ा योगदान दिया। जब हम आदिकाल के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में जब रासो साहित्य हमारे सामने आता है तो उन रासो साहित्य में हमें ये परिस्थितियां स्पष्ट दिखाई देती हैं।
उस राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, असुरक्षा की भावना का इस रासो साहित्यों में बहुत व्यापक तरीके से जिक्र किया गया है। इस प्रकार से आदिकाल का जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो राजनीतिक परिस्थितियां उस काल के साहित्य को पनपने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही थी। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की, तो सामाजिक परिस्थितियों की दृष्टि से जब हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आदिकाल में जो समाज था वो पौराणिक वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इनमें विभाजित था। और इन वर्णों में भी अनेक जातियां, अनेक उपजातियां, और उनमें भी फिर कुल, वंश, अलग अलग प्रकार से पूरा मानव समाज बटा हुआ था। और मूल बात यह थी कि 4 वर्णों में समाज विभाजित था, लेकिन मूलतः समाज में 2 ही वर्ण थे, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। शूद्र निम्न वर्ग में था और शेष जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये उच्च वर्ण में थे। और एक बार जिस व्यक्ति ने जिस वर्ण में जन्म ले लिया, वो फिर उससे उस वर्ण को, उस वर्ग से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। समाज का जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग को अपने सेवा के लिए, अपनी तो समाज का जो उच्च वर्ग है उसकी सोच ये थी कि वो केवल मानो जैसे भोग के लिए ही पैदा हुआ है, उसका काम केवल भोग करना है, विलास करना है। और जो निम्न वर्ग है उसका काम केवल श्रम करना है, उच्च वर्ग की सेवा करना है। तो समाज में ये जो भावना थी ये काफी गहरे तक बैठ चुकी थी, जिसके कारण उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के बीच में परस्पर वैमनस्यता का वातावरण बन चुका था। समाज में एक परस्पर सौहार्द की जो भावना होनी चाहिए उसका नितांत अभाव था। समाज में नारी की दशा बड़ी शोचनीय थी। नारी को केवल भोग विलास की वस्तु माना जाता था और उसके लिए युद्ध भी होते थे। जैसा कि हम आदिकालीन साहित्य को देखते हैं तो रासो साहित्य जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं जो युद्ध का जो केंद्र है वो नारी ही रही है। तो नारी के लिए युद्ध भी हो जाते थे और नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, क्रय विक्रय उसका किया जाता था, जिसके कारण नारी समाज का जो आधा हिस्सा होती है, वो आधी आबादी जो है उसको उस काल की सामाजिक व्यवस्था ने बिल्कुल एक हाशिए पर खड़ा कर दिया था। तो आदि काल में नारी की दशा बड़ी दयनीय थी और साथ ही साथ इस काल में युद्धों की आशंका के कारण, असुरक्षा की भावना के कारण समाज में बाल विवाह भी प्रचलन में आ गया था। राजपूतों में जो है वो सती प्रथा जैसी कुरीति का आगमन हो चुका था। सती प्रथा की कुरीति के आगमन के पीछे कहीं न कहीं इस्लामी शासकों के हमले भी थे और उन इस्लामी शासकों से अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए, उनकी नारी सम्मान को बचाने के लिए राजपूतों में सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था। और उस सती प्रथा के कारण नारी को न चाहते हुए भी जीवित ही चिता पर सती होना पड़ता था, जिसके कारण ये जो प्रथा है कालांतर में अपने उग्र रूप में हो चुकी थी। तो एक तरीके से ये जो सती प्रथा का जो अभिशाप है ये भी आदिकाल की देन है। तो इस प्रकार से आदिकाल का जब हम सामाजिक दृष्टि से जब अध्ययन करते हैं तो आदिकाल में छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना समाज में बहुत गहरे तक बैठ चुकी थी, जिसके कारण मानव का मानव से जो परस्पर सौहार्द का संबंध होता है वो छिन्न भिन्न हो चुका था। इस प्रकार से आदिकाल का जो सामाजिक जीवन है वो विशृंखलित हो चुका था और समाज में एकता का, प्रेम का, सौहार्द का, भाईचारे की भावना का नित्यांत अभाव था। वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ समाज था, जातियों में बटा हुआ समाज था, जिसके कारण एकता का अभाव हमारे यहाँ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब आदिकाल के साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आदिकाल में जो उपलब्ध साहित्य है उसमें से जो सिद्ध साहित्य है
उसमें जो नाथ साहित्य है, वो साहित्य कहीं ना कहीं समाज की इसी छुआछूत की भावना, समाज की इसी अस्पृश्यता की भावना को दूर करने का काफी हद तक प्रयास करता है। नाथ योगियों ने अपनी वाणियों में और सिद्धों ने भी अपने रचनाओं में इस छुआछूत का जमकर विरोध किया है, और इस छुआछूत की भावना के पीछे जो धार्मिक विश्वास थे, जो धार्मिक रूढ़ियां थी, उनका भी वो तीव्र विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आदिकाल की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो आदिकालीन साहित्य से सीधे सीधे संबंध रखती है, और उनका आदिकालीन साहित्य की सृजन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है।